हम पढ़ रहे हैं उत्तराखंड समसामयिकी। अब है पार्ट 5। पहला टॉपिक है इसरो की रिपोर्ट। देश में रुद्रप्रयाग और टिहरी जिले को भूस्खलन में सबसे अधिक खतरनाक बताया। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले को देश में भूस्खलन से सबसे अधिक खतरा है। भूस्खलन जोखिम के मामले में देश के 10 सबसे अधिक संवेदनशील जिलों में टिहरी दूसरे स्थान पर है। और बताओ टिहरी में ही क्या है? वो हमारा टिहरी झील है, जलाशय है। उसमें हमने पढ़ा था MCT लाइन जो है बीच से जाती है। महान हिमालय और मध्य हिमालय के बीच की जो थ्रस्ट पार्ट है वो यहाँ बीच से निकलती है टिहरी के। और सुंदरलाल बहुगुणा ने इसके लिए मना भी किया था। खैर, तो उत्तराखंड के सबसे टॉप टू संवेदनशील एरियाज ऑफ इंडिया में जो उत्तराखंड के ज़िले हैं दो। पहला तो है रुद्रप्रयाग और दूसरा है आपका टिहरी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के राष्ट्रीय सूर्य संवेदना केंद्र NRSC की हाल ही में जारी रिपोर्ट में मानचित्र में यह खुलासा किया गया। तो इसरो ने ये इसका खुलासा किया है। और किसने करा है? राष्ट्रीय सुदूर संवेदना केंद्र ने। फिर उसके बाद है सर्वाधिक भूस्खलन प्रभावित 147 जिलों में उत्तराखंड के सभी 13 जिले शामिल हैं। मतलब उत्तराखंड के सारे जिलों में भूकंप आता है, पर उसकी जो है सीवियरिटी अलग अलग है। इसमें चमोली जिला भूस्खलन जोखिम के मामले में देश के 19वें स्थान पे है। चमोली 19वें स्थान पे है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले को देश में भूस्खलन से सबसे अधिक खतरा है। भूस्खलन जोखिम के मामले में देश के 10 सबसे अधिक संवेदनशील जिले में टिहरी दूसरे स्थान पर है। रिपोर्ट में भूस्खलन जोखिम विश्लेषण किया गया है। इसके अनुसार सर्वाधिक भूस्खलन प्रभावित 147 जिले में उत्तराखंड के सभी 13 जिले शामिल हैं। तो 150 के अंडर जितने ज़िले हैं उसमें उत्तराखंड के सारे ज़िले आ जा रहे हैं। इसमें चमोली ज़िला 19वें स्थान पे है। बता दें, चमोली ज़िले का जोशीमठ शहर इन दोनों भूस्खलन के खतरे की चपेट में है। वैज्ञानिक इसकी तकनीकी जांच कर खतरे के भांप रहे हैं। बहरहाल, उपग्रह से लिए गए चित्रों की रिपोर्ट की बता दें कि उत्तरकाशी देश के 21वें स्थान पर है, पौड़ी 23वें स्थान पर है और देहरादून 29 रैंकिंग पर है। और अगर हम देश के 10 सर्वाधिक भूस्खलन जोखिम जिले देखें तो नंबर 1 है रुद्रप्रयाग, नंबर 2 है टिहरी, नंबर 3 है थ्रिशू का है केरला में, नंबर 3 पे थ्रिशू केरला। फिर है राजौरी का है देहरादून में, वो दिल्ली में नहीं है, जम्मू कश्मीर, राजौरी जम्मू कश्मीर, ठीक है। फिर है पालक्कड़ केरला। तो इस तरह से जो है ये 5 स्टेट्स हैं। अगर हम देखें तो कौन कौन से हैं स्टेट्स? उत्तराखंड, केरला, जम्मू कश्मीर, केरला। और अगर हम उत्तराखंड के 13 जिलों की बात कर लें तो नंबर 1 रुद्रप्रयाग, नंबर 2 टिहरी, फिर चमोली है आपका 19वें नंबर पे, फिर उत्तरकाशी 21वें नंबर पे, फिर पौड़ी गढ़वाल 23वें, देहरादून 29, बागेश्वर 50, चंपावत 65, नैनीताल 68, अल्मोड़ा 81, पिथौरागढ़ 86, हरिद्वार 146 एंड उधम सिंह नगर 147। तो अगर हम एक चीज़ और देखें तो हमें ये पता चलता है कि कुमाऊँ साइड में जो है संवेदनशील जोन थोड़ा लेट है। मतलब उसमें ज़्यादा डर नहीं है। मतलब डर तो खैर सभी में, क्योंकि 150 के अंदर आ रहे हैं, पर उनका वैल्यू काफ़ी पीछे है कंपेरेटिवली टू आपके इस साइड का, गढ़वाल साइड का। तो हम ये भी देख सकते हैं कि गढ़वाल साइड में जो है हरिद्वार को छोड़ के बाकी सब राज्य जो है आपके 30 से ऊपर में सेट हो जा रहे हैं। जिले 30 से ऊपर में सेट हो जा रहे हैं और 50 से नीचे में हैं सारे आपके कुमाऊँ क्षेत्र के। अब आगे है एकल महिला के सशक्तिकरण को स्वरोजगार योजना। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य पे उत्तराखंड सरकार ने एकल महिला के सशक्तिकरण की दिशा में कदम उठाया है। ऐसी महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना शुरू किया है। ठीक है, क्या नाम है? एकल महिला स्वरोजगार योजना। और यह अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आया। इसके तहत लाभार्थी महिलाओं को 1 लाख रुपए तक के प्रोजेक्ट पर 50% का अनुदान दिया जाएगा। 1 लाख का प्रोजेक्ट होगा तो 50% का अनुदान, मतलब 50,000 रुपये जो सरकार दे देगी। अनुदान मतलब 50, आधा पैसा सरकार देगी। मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना के लाभ क्या है? इस योजना को उत्तराखंड सरकार द्वारा शुरू किया गया है, इसलिए लाभ जो है यहीं की महिलाओं को मिलेगा, पहली बात। दूसरा, इस योजना के माध्यम से राज्य की एकल महिला को स्वरोजगार शुरू करने के लिए सरकार द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। अनुदान के रूप में दे रहे हैं कि 1 लाख का लोन लोगे तो 50,000 तो वैसे मिल जाएंगे, सिर्फ 50,000 का लोन देना है।
मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना के अंतर्गत अगर कोई महिला अपना व्यवसाय 1 लाख रुपए में शुरू करती है तो 50% का अनुदान जो है सरकार उसे देगी। इस योजना में जो धनराशि प्राप्त होगी वह सीधे आवेदनकर्ता के खाते में जमा की जाएगी। उसका लाभ उसे सीधे तौर पर मिलेगा। इस योजना के माध्यम से महिलाओं को छोटे छोटे रोजगार को स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना का लाभ उत्तराखंड की महिलाएं आत्मनिर्भर हो पाएंगी। तो हम जो है उत्तराखंड महिलाओं के लिए एकल महिला स्वरोजगार योजना स्टार्ट की गई है। इसमें क्या है कि 1 लाख रुपए तक अगर कोई लेता है तो 50% अनुदान सरकार देगी और सीधे जो है आवेदनकर्ता के खाते पे ये पैसे जाएंगे और महिलाएं से छोटे छोटे रोजगार को स्थापित करने में प्रोत्साहित होंगी और अतः वह आत्मनिर्भर बन जाएंगी। तो यह एकल महिला सशक्तिकरण स्वरोजगार योजना। तो सीधी सी बात है, ये योजना कब स्टार्ट हुई है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के टाइम पे स्टार्ट हुई है और इसे जो है मुख्यमंत्री जी ने स्टार्ट करा है। अबे टिहरी झील को फ्लोटिंग हट्स को मिला राष्ट्रीय सम्मान, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। 29 मार्च को स्वदेश दर्शन योजना के तहत टिहरी झील में तैरने वाली हट्स और इको लॉजेस रूम को सर्वश्रेष्ठ लॉग हट्स की श्रेणी में उपविजेता पुरस्कार मिला है। योजना के तहत राज्य द्वारा अपनाई गई सर्वोत्तम कार्यपद्धति के लिए पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है। पर्यटन सतपाल महाराज जी ने ये लिया है। उत्तराखंड के टिहरी झील पर 20 लॉग हट्स, कितने लॉग हट्स बने थे? 20 के लिए सम्मान दिया गया है। अब स्टार्ट होगी स्वदेश दर्शन योजना 2.0। इसके तहत उत्तराखंड में आदि कैलाश हो गया, ओम पर्वत हो गया और पिथौरागढ़ के जिले के मुनस्यारी और चंपावत जिले के चूका सहित कई पर्यटन ढांचों में विकास की परियोजनाएं शुरू की गई हैं। ठीक है, तो स्वदेश दर्शन योजना जो नॉर्मल वाली थी उसमें इको हट्स बने 20 टिहरी झील के ऊपर, जिसके लिए हमें प्राइज़ मिल गया है। अब स्वदेश दर्शन योजना 2.0 है जिसमें ओम पर्वत और आदि कैलाश, दो इम्पोर्टेंट एरियाज, ओम पर्वत, आदि कैलाश और पिथौरागढ़ के मुनस्यारी जिले के पर्यटन स्थल और चूका करके आपके चंपावत के पर्यटन स्थल, इनको विकसित किया जा रहा है। स्वदेश दर्शन 2.0 पहला था स्वदेश दर्शन 1, अब स्वदेश दर्शन 2.0। ये स्वदेश दर्शन जो स्कीम है ये कौन चला रहा है? पर्यटन मंत्रालय चला रहा है। तो इसके लिए जो प्राइज़ दे रहा है वो भी पर्यटन मंत्रालय ही दे रहा है। अब नेक्स्ट है देहरादून और हल्द्वानी में मई जून में मिलेट्स मेले का आयोजन किया गया। उत्तराखंड में मई और जून महीने में मिलेट्स मेले का आयोजन किया गया और मेले का आयोजन देहरादून और हल्द्वानी में होगा। 2 जगहों पे लगाएंगे इसे, एक देहरादून में लगेगा, एक हल्द्वानी में लगेगा। मेले में देहरादून के केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर सहित विभिन्न राज्यों के कृषि मंत्रियों के साथ कृषि वैज्ञानिक, विभिन्न विश्वविद्यालयों के कुलपति, उद्योगपति, किसान आदि भाग लेंगे। जो देहरादून वाला मेला लगेगा उसमें केंद्रीय कृषि मंत्री जो कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर। केंद्रीय कृषि मंत्री कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर। और साथ में काफ़ी उद्योगपति और किसान लोग जो है सो पार्टिसिपेट करेंगे। इस कदम से जो है प्रदेश की पारंपरिक उपज के बाजार को विस्तार मिलेगा, किसान समृद्ध हो सकेंगे। सरकार की ओर से भी स्टेट मिलेट मिशन का संचालन किया जा रहा है। स्टेट मिलेट मिशन सरकार लॉन्च कर रही है और उसे चलाया जा रहा है। अन्न के उत्पाद को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न योजनाओं के माध्यम से एक अनुकूल परिवेश का निर्माण किया जाएगा। विशेष रूप से स्टेट मिलेट मिशन मद में 15 करोड़ का प्रावधान है। तो सीधी सी बात है, स्टेट मिलेट मिशन में 15 करोड़ रुपये सरकार लगाएगी, 15 करोड़ रुपये। स्थानीय फसलों को प्रोत्साहन कार्यक्रम के तहत 20 करोड़ रुपये तय किए गए हैं। फिर अगला है जामरानी बांध परियोजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में शामिल। उत्तराखंड की महत्वाकांक्षी जामरानी बांध परियोजना जो है अब जल्द ही आकार लेने वाली है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय के पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोर्ड ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में इस परियोजना को शामिल करने का प्रस्ताव को स्वीकृति कर दी है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने पिछले साल इस परियोजना के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत 2584.10 करोड़ रुपए की सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की दी थी। इसमें 90% अंशदान केंद्र सरकार करेगी और 10% जो है राज्य सरकार को देना होगा। गौरतलब है कि इस परियोजना का खाका वर्ष 1975 में खींच लिया गया था। मतलब जामरानी बांध परियोजना जो है 1975 में बन गई थी और 1981 तक वहाँ बैराज व नहरों का कार्य हुआ, लेकिन बांध का निर्माण नहीं हो पाया था। ठीक है, तो ये इसका हाल मतलब लखवाड़ जो देहरादून में उसकी तरह ही है। वो भी 1975 में ही स्टार्ट हो गया था पर फिर रुक गया और ये भी जो 1975 में स्टार्ट हो गया था। अब ये जामरानी बांध है क्या? ये जो है नैनीताल की काठगोदाम से 10 किलोमीटर अपस्ट्रीम में गोला नदी पर है। तो जामरानी बांध किस नदी के ऊपर? गोला नदी पे है। वहीं हमने दूसरी जो लखवाड़ थी वो किस में थी? वो यमुना नदी पे थी और ये गोला नदी पे है। और ये जो काठगोदाम देखा है स्टेशन
उस एरिया को काठगोदाम कहते हैं। तो उससे 10 किलोमीटर ऊपर अप स्ट्रीम गोला नदी जहाँ से आ रही होगी, उस नदी का अप स्ट्रीम देखो तो उसमें 10 किलोमीटर ऊपर चलेगा, वहाँ पे गोला जामरानी बांध परियोजना प्रस्तावित है। इस बांध की ऊंचाई कितनी बनाने की सोची गई है? 150.6 मीटर की। इस परियोजना को धरातल पर उतारने के लिए लगभग 1.5 लाख हेक्टेयर कृषि क्षेत्र को सिंचाई की सुविधा मिल सकेगी। इससे फ़ायदा क्या होगा? सिंचाई 1.5 लाख हेक्टेयर एरिया को मिल जाएगी। साथ ही हल्द्वानी शहर को वर्ष भर 42 MCM पेयजल उपलब्ध होगा। परियोजना से 63 मिलियन यूनिट विद्युत भी उत्पादन होने की प्रस्ताव है। तो सीधी सी बात है, अगर जामरानी बांध बनेगा तो फ़ायदा क्या है? पहले तो कृषकों को होगी, सिंचाई काफ़ी एरिया में हो जाएगी, दूसरा हल्द्वानी शहर को लाइट मिल जाएगी, और तीसरा पानी मिल जाएगा पीने को। अब प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है क्या? तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना सन 2015 में स्टार्ट हो गई थी। इस योजना को सिंचाई करने के साथ खेती के क्षेत्र का विस्थापन करने और पानी की बर्बादी कम करने तथा पानी के सुधार करने के लिए लागू किया गया था। तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना कब स्टार्ट हुई? 2015 में। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना कब स्टार्ट हुई थी? 2015 में स्टार्ट हुई थी। और इस योजना में क्या है? सिंचाई करना है, क्षेत्र का विस्तारण करना है, पानी खर्च नहीं करना है और सुधार करना है, ये था। अब इसके बाद है प्रोफेसर N.K. जोशी को श्री देव सुमन विश्वविद्यालय के नए कुलपति बन गए। तो श्री देव सुमन विश्वविद्यालय के नए कुलपति कौन है? प्रोफेसर N.K. जोशी। राज्यपाल लेफ्टिनेंट गुरमीत सिंह ने इसका आदेश दिया, जनरल गुरमीत सिंह। तो इसका मतलब क्या है? जो राज्यपाल है वही जो है कुलपतियों की नियुक्ति करता है। अब श्री देव सुमन विश्वविद्यालय के बारे में बात करें तो ये उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले के बादशाही थौल में स्थित है, एक विश्वविद्यालय है। इसकी स्थापना उत्तराखंड सरकार ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय उत्तराखंड विश्वविद्यालय अधिनियम 2011 के माध्यम से की थी। इसका नाम दीनदयाल उपाध्याय उत्तराखंड विश्वविद्यालय संशोधित अध्यादेश 2012 के माध्यम से संशोधित किया गया। मतलब जो श्री देव सुमन विश्वविद्यालय है, पहले इसका नाम दीनदयाल उपाध्याय था, बाद में इसका नाम चेंज करके श्री देव सुमन विश्वविद्यालय किया गया, और 2012 में इसके लिए संशोधन आया था, और 2011 में ये फॉर्म हुआ था। फॉर्म कब हुआ था? 2011 में। और ये जो है टिहरी गढ़वाल में है। कहाँ है? टिहरी में है। श्री देव सुमन विश्वविद्यालय कहाँ है? टिहरी गढ़वाल में है। बादशाही थोला करके एक जगह है, बादशाही थौल करके एक जगह है टिहरी गढ़वाल में, वहाँ पे श्री देव सुमन विश्वविद्यालय है। उसके प्रोफेसर कौन है? N.K. जोशी हैं। और श्री देव सुमन विश्वविद्यालय का नाम पहले क्या था? पहले इनका नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय करके था, इसको 2012 में चेंज किया गया। और बस इतना ही है इसमें। फिर है मानस मंदिर माला मिशन। उत्तराखंड के 4 धाम के तर्ज पे मानस खंड मंदिर माला मिशन के जरिए कुमाऊं के पौराणिक मंदिरों का विकास किया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में 4 धाम की तर्ज पर मानस खंड मंदिरमाला मिशन का प्रथम चरण में कुमाऊं के 16 मंदिरों का विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ विकास किया जा रहा है। तो इसमें याद करने की ज़रूरत क्या है? वो ये है कि मानसखंड मंदिरमाला मिशन में 16 मंदिरों का पुनर्निर्माण किया जा रहा है। 16 मंदिर, कितने मंदिर हैं? 16 मंदिर हैं। अब हम डिस्ट्रिक्ट वाइज देखेंगे तो टोटल 6 डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं कुमाऊं क्षेत्र में, तो हर डिस्ट्रिक्ट के हम मंदिरों को याद करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? ये हमारे उसमें भी मदद आएगा। कई बार चेक मतलब ज्वाइनिंग को आ जाता है कि ये मंदिर कौन सी ज़िले में है बताएं और मैच करें ऐसे एग्जाम में, तो उसमें भी काम आएगा। और साथ में हमें ये भी पता चल जाएगा कि मंदिरमाला मिशन में कौन कौन से मंदिर हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला है अल्मोड़ा। अल्मोड़ा में कौन सा है? जागेश्वर मंदिर, चित्ताई गोलजू मंदिर, सूर्य मंदिर, नंदा देवी मंदिर, कसार देवी मंदिर, झांकर सेम मंदिर, ठीक है? श्याम मंदिर तो वो नागराज जी का हो गया। कसार देवी मंदिर और नंदा देवी मंदिर माता रानी का हो गया। सूर्य मंदिर, गोलजू ये नायक के देवता हैं, ये तो बहुत सारी जगह मिलेंगे हमें गोलजू मंदिर, पर इनके नाम क्या है? चित्तई गोलजू मंदिर और जागेश्वर महादेव तो मोस्ट फेमस। तो अल्मोड़ा के कितने मंदिर हो गए? 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 मंदिर हैं। 6 डिस्ट्रिक्ट है कुमाऊं में और 6 ही मंदिर हैं अल्मोड़ा के। 6 कौन से हैं? पहले है आपका जागेश्वर मंदिर, फिर है कसार देवी मंदिर, नंदा देवी मंदिर, सूर्य मंदिर और सेम मंदिर, चित्तई गोलजू देवता मंदिर। हो गए 6 के 6। और वो झांकर है, झांकर सेम मंदिर, ठीक है? अब सेकंड है पिथौरागढ़।
पिथौरागढ़ में कौन सा है? पताल भुवनेश्वर, हाट कालिका, मोस्ट माणू, बेरीनाग, मलेनाथ, थल केदार मंदिर। मलेनाथ तो इसमें काफ़ी मैंने सुना था, पर मलेनाथ नहीं सुना था। तो पिथौरागढ़ में कितने मंदिर हैं? 1 2 3 4 5 6। पिथौरागढ़ में भी 6 मंदिर हैं। पताल भुवनेश्वर, ये तो गुफा है मेरे हिसाब से। पताल भुवनेश्वर, हाट कालिका और मोस्ट माणू और मलेनाथ और बेरीनाग और थल केदार। थल केदार का राजा रुद्रचंद ने थल का कैलाश मंदिर बनाया था। खैर, तो ये 6 मंदिर है पिथौरागढ़ के 6 मंदिर कौन से हैं? सबसे पहले पताल भुवनेश्वर, ठीक है। पिथौरागढ़ के 6 मंदिर हैं। पताल भुवनेश्वर मंदिर, थल केदार, हाट कालिका और मोस्ट मानू और मलनाथ और बेरीनाग मंदिर। तो एक नाग मंदिर हमारा अल्मोड़ा में है, एक नाग मंदिर इधर है। बेरीनाग जो है आपका पिथौरागढ़ में है और सेम जो है आपके वहाँ है अल्मोड़ा में, सेम में मंदिर। अब है बागेश्वर में 1 2 3 मंदिर है बागेश्वर में। पहले है बागनाथ, दूसरा बैजनाथ और कोट भ्रामरी मंदिर। अच्छा, कोट भ्रामरी मंदिर के बारे में स्पेशल ये है कि ये कत्यूरों की अधिष्ठात्री देवी थी कोट भ्रामरी। और नंदा देवी किसकी थी? नंदा देवी जो है चंदों की थी। और कोट भ्रामरी जो है कत्यूरों की थी। कत्यूरों की नंदा देवी भी हुई, पर कोट भ्रामरी। फिर इसके बाद है आपका चंपावत में पताल रुद्रेश्वर और गोलजू मंदिर, पूर्णागिरी मंदिर, बाराही देवी मंदिर, देवीधुरा मंदिर, रीठा मीठा साहिब मंदिर, ठीक है। रीठा मीठा साहिब मंदिर हो गया, देवीधुरा मंदिर होगा, बाराही देवी मंदिर होगी, पूर्णागिरी, पताल रुद्रेश्वर, गोलजू मंदिर और पताल रुद्रेश्वर चंपावत में है और पताल भुवनेश्वर पिथौरागढ़ में है। फिर नैनीताल में भी गोलजू मंदिर। तो हमने गोलजू मंदिर 3 जगह देख लिए हैं, एक नैनीताल में है, एक चंपावत में है, एक अल्मोड़ा में। अल्मोड़ा वाले गोलजू मंदिर के आगे चित्तई गोलजू मंदिर, और ये चंपावत में है गोलजू मंदिर और नैनीताल में गोलजू मंदिर। फिर नैना देवी मंदिर भी 2 जगह में देखिए, अल्मोड़ा में है नंदा देवी मंदिर, इधर नैना देवी है, नैनीताल में नैना देवी मंदिर है। तो यहाँ तो इसमें कौन कौन सा है? गोलजी मंदिर, नैना देवी मंदिर, गड़जिया मंदिर और हनुमान मंदिर और कैंचीधाम मंदिर। फिर उधमसिंह नगर में क्या है? चैती मंदिर और अटरिया देवी मंदिर और नानक मत्ता साहिब। तो पंजाबियों के ना 2 हैं, एक चंपावत में, एक उधमसिंह नगर में। चंपावत में क्या है? मीठा रीठा साहिब और इधर कौन सा है? नानक मत्ता साहिब। उधमसिंह नगर के 3 हैं, चैती मंदिर। और चैती मंदिर किसके लिए है? चैती में कौन आते हैं? किनकी अधिष्ठात्री है चैती? कौन सी वो ट्राइब है? बोक्सा। तो चैती मंदिर हो गया। अब अटरिया देवी का है रुद्रपुर में और नानक मत्ता साहिब। गढ़वाल को केदारखंड और कुमाऊं को मानसखंड माना जाता है। आध्यात्मिक एवं धार्मिक रूप से उत्तराखंड को शिव की भूमि माना जाता है। गढ़वाल मंदिर के पर्वतीय क्षेत्र को भगवान केदारनाथ की भूमि मानते हुए केदारखंड पुकारा जाता है। कुमाऊं मंडल के पर्वतीय क्षेत्र को कैलाश मानसरोवर की जलभूमि मानते हुए मानसखंड माना जाता है। एटकिंसन गजेटियर में मानसखंड का उल्लेख है। एडविन टी एटकिंसन ने लिखा है हिमालयन गजेटियर। एग्जाम में हिमालयन गजेटियर किसने लिखा है? तो वो है एटकिंसन ने। उसमें उन्होंने मानसखंड का जिक्र किया है। यह भूभाग पश्चिम में नंदा देवी पर्वत व पूर्व में नेपाल में स्थित काकगिरी पर्वत तक वर्णित है। काकगिरी, ठीक है, नंदा देवी पर्वत से लेकर काकगिरी पर्वत तक। वर्तमान में पूर्व में भारत सीमा महाकाल नदी तक है। मानसखंड में कैलाश मानसरोवर पर्वत, मेरू, पंचाचूली, लिपुलेख एवं जौहर मुख्य पर्वत हैं। काली कुमाऊं मानसखंड का अंतिम स्थल है। इस क्षेत्र में रामगंगा, सरयू, गोई, काली नदी, पिंडर, कोसी आदि नदियां हैं। नेक्स्ट है कर्नल भदौरिया बने निम के नए प्रधानाचार्य। निम क्या है? नेहरू पर्वतारोहण संस्थान। ये कब बना था? 1965 में बना था। और इसके नए प्रधानाचार्य के रूप में कर्नल अंशुमन भदौरिया ने अपना पद ग्रहण किया है। पूर्व प्रधानाचार्य अमित बिष्ट का स्थानांतरण हो गया है, तब से ये पद चला था। अब कौन है? कर्नल अंशुमन भदौरिया। कर्नल अंशुमन भदौरिया पिछले 23 वर्षों से भारतीय सेना में सेवा दे रहे कर्नल अंशुमन भदौरिया का प्रधानाचार्य के रूप में यह कार्यकाल 3 से 4 वर्ष तक होगा। कर्नल भदौरिया निम के 16वें प्रधानाचार्य हैं।
अब हम निम की बात करें तो निम की स्थापना कब हुई थी? 14 नवंबर 1965 में उत्तरकाशी में, और इसे भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के सम्मान में बनाया गया था, जिन्हें पर्वतों में के शौकीन थे और जबरदस्त महत्वाकांक्षा रखते थे। इस संस्थान में पर्वतारोहण सिखाया जाता है। वेथो 4 अक्टूबर 2022 को निम के 29 प्रशिक्षु पर्वतारोहियों का उत्तराखंड में द्रौपदी का डांडा शिखर में क्या हो गया? हिमस्खलन में फंसने से मृत्यु होगी 10 की। द्रौपदी का डांडा शिखर क्या है? ये है आपका उत्तरकाशी में। वहाँ पे निम के 29 लोग फंस गए और 10 मर गए।